दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आपके लिए लाई हूँ डिज़ास्टर मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन के कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जी हाँ, लोअर पीसीएस के लिए ये वीडियो आपकी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपदा की सर्वाधिक उपयुक्त परिभाषा क्या है? क्या है आपदा की परिभाषा? डिज़ास्टर की डेफिनेशन क्या है? ऐसी घटना जिसमें जन, धन, पर्यावरण एवं सामान्य जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़े तथा स्थानीय संसाधन उससे निपटने के लिए अपर्याप्त हो। ऐसी घटना जिससे आपका मानव हो गया, उसकी संपत्ति हो गई, जन धन हो गई, पर्यावरण हो गई, उस पर गंभीर प्रभाव पड़ता है और जो साधन है वो पर्याप्त ना पड़े, उसको कहते हैं आपदा। यह आपदा केवल एक प्राकृतिक या मानव निर्मित घटना नहीं है, बल्कि उसका मुख्य पहलू उसका प्रभाव और समाज की उससे निपटने की क्षमता है। आपदा में केवल धन या किसी एक क्षेत्र का नुकसान नहीं होता, बल्कि यह जनहानि, पर्यावरणीय क्षति और सामान्य सामाजिक आर्थिक जीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर देती है। किसी भी विपत्ति को आधिकारिक रूप से आपदा तब माना जाता है जब वह स्थानीय समुदाय की सहने या संभालने की क्षमता से बाहर हो जाती है और बाहर से मदद की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा केवल खतरा है, हैजर्ड है, आपदा नहीं है, डिजास्टर नहीं है, ये केवल एक खतरा है? कौन सा है निम्नलिखित में से? वह निर्जन द्वीप पर आया भूकंप। क्यों है निर्जन द्वीप पर आया भूकंप एक खतरा? क्योंकि वहाँ पर कोई इंसान नहीं था, कोई संपत्ति नहीं थी, केवल वो एक निर्जन द्वीप था, वो एक खाली द्वीप था। कोई भी ऐसी प्राकृतिक या मानव जनित घटना जिससे नुकसान पहुंचाने की क्षमता होती है, जैसे भूकंप, चक्रवात, ज्वालामुखी या विस्फोट भी घटना, दोनों कोई आपदा भी हो गई, खतरा भी हो गई, लेकिन खतरे में किसी मानव जनित को नुकसान नहीं पहुंचा, किसी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा। आपदा जब कोई खतरा किसी ऐसे क्षेत्र में घटित होता है जहाँ लोग, संपत्ति या जीवन मौजूद हो और भारी नुकसान पहुंचे, तब वह आपदा बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव जनित डिजास्टर का उदाहरण है? कौन सा है मैन मेड डिजास्टर का उदाहरण, मानव जनित आपदा का उदाहरण? वो है आपका रासायनिक गैस रिसाव। कौन सा? रासायनिक गैस रिसाव, जो आपका हुआ था भोपाल में। कब? 1980 में, 1984 में जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, उसकी बात हो रही है। यह मानवीय लापरवाही, तकनीकी विफलता और औद्योगिक दुर्घटनाओं या मानवीय गतिविधियों के कारण घटित होती है। जो ये मानव जनित डिजास्टर है, रासायनिक गैस रिसाव, जो 1984 में हुई थी भोपाल गैस त्रासदी, पूरी तरह से मानव निर्मित और औद्योगिक दुर्घटना का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? इसमें से प्रत्येक हैजर्ड एक डिजास्टर होता है, ये गलत है। प्रत्येक डिजास्टर एक हैजर्ड होता है, प्रत्येक जो आपदा होती है खतरा होता है, परंतु प्रत्येक आपका जो हैजर्ड है, खतरा है, डिजास्टर नहीं होता। ये बिल्कुल सही है। प्रत्येक डिजास्टर एक हैजर्ड होता है, परंतु प्रत्येक हैजर्ड डिजास्टर नहीं होता। कोई भी आपदा अचानक शून्य से पैदा नहीं होती, उसके पीछे कोई ना कोई खतरा, जैसे भूकंप, चक्रवात या गैस रिसाव जिम्मेदार होता है। जब यह खतरा किसी आबादी को नुकसान पहुंचाता है, तब यह डिजास्टर बन जाता है, आपदा बन जाता है। यदि कोई खतरा ऐसे स्थान पर आता है जहाँ कोई इंसान या संपत्ति मौजूद नहीं है, तो वह केवल खतरा होता है, आपका आपदा नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, यदि किसी क्षेत्र में हैजर्ड समान रहे, क्या रहे? खतरा समान रहे, लेकिन वल्नरेबिलिटी कम हो जाए, तो रिस्क पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? रिस्क आपका कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिस्क आपका कम हो जाएगा। आपदा प्रबंधन में जो जोखिम होता है, जो रिस्क होता है, वो एक फॉर्मूले से समझा जाता है, रिस्क इज इक्वल्स टू हैजर्ड इनटू वल्नरेबिलिटी डिवाइडेड बाय कैपेसिटी। हैजर्ड क्या है? हैजर्ड कोई हानिकारक घटना जैसे भूकंप या बाढ़। वल्नरेबिलिटी क्या होती है? संवेदनता, नुकसान पहुंचाने की संभावना या कमजोरी, जैसे कच्चे मकान, पूर्व चेतावनी प्रणाली का ना होने। क्या प्रभाव पड़ता है? चूंकि रिस्क का वल्नरेबिलिटी के साथ सीधा संबंध होता है। यदि हैजर्ड समान रहता है, खतरा समान रहता है, लेकिन हम अपनी वल्नरेबिलिटी, कमजोरी को घटा देते हैं, जैसे मजबूत भूकंपरोधी मकान या बाढ़ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम करके, तो उस घटना से होने वाली संभावित नुकसान यानी रिस्क आपका कम हो जाएगा, अगर हैजर्ड समान रहे और वल्नरेबिलिटी कम हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से किसे स्लो ऑनसेट डिजास्टर किसे माना जाता है? निम्नलिखित में किसे स्लो ऑनसेट डिजास्टर? तो है सूखा। किसका? सूखा। क्योंकि धीरे धीरे आपदा
आती है। ये आपकी धीमी गति से आने वाली आपदाएं होती हैं। सूखा, यह ऐसी आपदाएं होती हैं जो अचानक नहीं आती बल्कि धीरे धीरे हफ्तों, महीनों या सालों में विकसित होती हैं। सूखा इसके सबसे बेहतरीन उदाहरण है। जैसे वर्षा की कमी, ये किस कारण होता है सूखा? वर्षा की कमी के कारण सूखा होता है। जल स्तर का गिरना और फसलों का बर्बाद होना धीरे धीरे गंभीर संकट का रूप ले लेता है। जो शीघ्र आने वाली आपदाएं होती हैं, रैपिड ऑनसेट डिजास्टर कौन कौन से होते हैं? भूकंप, बादल फटना और सुनामी, यह भी अचानक से ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कैपेसिटी के संबंध में सही है? कौन सा है जो कैपेसिटी के संबंध में सही है? कैपेसिटी बढ़ने से डिजास्टर रिस्क बढ़ता है। कैपेसिटी का हज़ार्ड से कोई संबंध नहीं है। कैपेसिटी बढ़ने से डिजास्टर रिस्क घटता है। जी हाँ, यही सही है कि कैपेसिटी बढ़ने से डिजास्टर रिस्क घटता है। उन सभी कैपेसिटी है क्या? उन सभी संसाधनों, कौशलों, तैयारियों और प्रणालियों का योग है जो किसी समाज या समुदाय के पास आपदा के प्रभाव को कम करने, उसका सामना करने और उससे उबरने के लिए उपलब्ध होते हैं। जैसे भूकंप रोधी मकान, पूर्व चेतावनी प्रणाली, प्रशिक्षित आपदा राहत टीम और जागरूकता। इसे भी एक समीकरण से समझते हैं। रिस्क इजिकल्स टू हैजर्ड इनटू वल्नरेबिलिटी डिवाइडेड बाय कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या है? जोखिम के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है? जो कैपेसिटी होती है वो जोखिम के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि किसी समुदाय की कैपेसिटी जितनी अधिक मजबूत होगी, आपदा का रिस्क उतना ही कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक एवं मानव जनित दोनों कारणों से उत्पन्न हो सकता है? कौन सा है जो प्राकृतिक भी हो सकता है और मानव जनित भी हो सकता है? वनाग्नि, ज्वालामुखी, सुनामी या हिमस्खलन। तो इसमें है वनाग्नि। कौन सा? वनाग्नि, जो जंगलों में आग लगती है। प्राकृतिक कारण कौन कौन से होते हैं? सूखे जंगलों में बिजली गिरने से होते हैं आग लग जाती है, या फिर गर्मी के मौसम में पेड़ों की सूखी पत्तियों के बीच अत्यधिक घर्षण या अत्यधिक धूप से आग पकड़ना भी हो सकता है। हवा चलने पर सूखे बांस आपस में टकराकर चिंगारी पैदा करते हैं। ये सब तो हो गया प्राकृतिक कारण। अब मानव जनित कौन कौन से कारण हैं? लापरवाही, जलती हुई सिगरेट, बीड़ी या कैंप फायर की बची हुई आग को बिना बुझाए छोड़ देना, जंगलों को साफ करने के लिए लगाई गई आग का अनियंत्रित हो जाना, या फिर शिकारियों या तस्करों द्वारा जानबूझकर लगाई गई आग। ये आपकी मानव जनित कारण है। तो दोनों कारणों से लग जाती है ये जो जंगलों में आग लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है, झूठ है? हज़ार्ड डिजास्टर कारण बन सकता है। वल्नरेबिलिटी जितनी अधिक होगी रिस्क उतना अधिक होगा। कैपेसिटी बढ़ने से रिस्क कम हो सकता है। या प्रत्येक प्राकृतिक हज़ार्ड अनिवार्य रूप से डिजास्टर बनता है। तो आपका चौथा सही है, प्रत्येक प्राकृतिक हैजर्ड अनिवार्य रूप से डिजास्टर बनता है। यह आपका बात बिल्कुल झूठ है। कोई भी प्राकृतिक खतरा तभी आपदा बनता है जब वह किसी मानव, आबादी, संपत्ति या सामान्य प्रणाली को भारी नुकसान पहुंचाता है। यदि कोई प्राकृतिक खतरा जैसे भूकंप या चक्रवात किसी निर्जन स्थान से जैसे महासागर या जनशून्य रेगिस्तान में घटित होता है तो वहाँ कोई जनधन की हानि नहीं होती। ऐसी स्थिति में वह केवल एक हज़ार्ड बनता है, एक खतरा हो जाता है, डिजास्टर नहीं बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, किसी क्षेत्र में शक्तिशाली भूकंप आता है। एक मान लीजिए किसी क्षेत्र में शक्तिशाली भूकंप आता है, लेकिन जो भवन है वो भूकंप रोधी है और जनहानि नहीं होती। यह किस अवधारणा को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? किस अवधारणा को अच्छी तरह दर्शाता है? कि वल्नरेबिलिटी कम थी आपकी, जो वो थी, जो समस्या थी वो छोटी थी, जो शक्तिशाली थी, जो संवेदना थी वो कमज़ोर थी। भवन भूकंपरोधी बनाए गए थे, इसका मतलब है कि उस क्षेत्र की भौतिक संरचना में नुकसान सहने की संवेदना बहुत कम थी। शक्तिशाली भूकंप या आया यानी खतरा मौजूद था और वह समाप्त नहीं हुआ, इसलिए जो हैजर्ड तो आपका समाप्त हो गया, खतरा तो आपका समाप्त हो गया। वल्नरेबिलिटी आपकी कम थी। कम संवेदनता और उच्च क्षमता के कारण खतरा तो आया सही, लेकिन डिजास्टर में नहीं बदला और कोई जनहानि नहीं हुई। भूगर्भीय हलचल को रोकना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन इमारतों को मजबूत बनाकर अपनी वल्नरेबिलिटी को कम करना हमारे हाथ में है, जिससे आपदा के जोखिम को टाला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में डिजास्टर नहीं माना जाएगा? कौन सी स्थिति में डिजास्टर नहीं माना जाएगा? चक्रवात से व्यापक जनहानि, बाढ़ से हजारों लोग विस्थापित, निर्जन समुद्र में आया चक्रवात जिससे कोई क्षति नहीं हुई। तो आपका सी है, निर्जन समुद्र में आया चक्रवात जिससे कोई क्षति नहीं हुई है। आप तो क्या नहीं है, किसी भी घटना को आप
आपदा तभी माना जाता है जब वह मानव जीवन, संपत्ति, अर्थव्यवस्था या पर्यावरण पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव डालती है और जिसकी वजह से जनहानि होती है। चूंकि यह घटना समुद्र के ऐसे क्षेत्र में हुई जहाँ कोई मानव आबादी या संपत्ति मौजूद नहीं थी और कोई क्षति नहीं हुई, इसलिए केवल एक प्राकृतिक खतरा, हैजर्ड ही रहेगा। इसे आपदा नहीं माना जाएगा, डिजास्टर नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा डिजास्टर के प्रभाव का प्रत्यक्ष संकेतक नहीं है? कौन सा है प्रत्यक्ष संकेतक नहीं है? जनहानि आपका प्रत्यक्ष संकेतक है डिजास्टर का, पर्यावरणीय क्षति है, संपत्ति की हानि है, मौसम का सामान्य परिवर्तन। मौसम अगर बिल्कुल ही असामान्य परिवर्तन हो रहा है तो वह डिजास्टर के प्रभाव का प्रत्यक्ष संकेतक नहीं है। मौसम में दैनिक या ऋतु के अनुसार होने वाले बदलाव जैसे गर्मी, सर्दियाँ, सामान्य वर्षा, प्राकृतिक जलवायु को चक्र का हिस्सा होते हैं। ये किसी आपदा का प्रत्यक्ष प्रभाव या परिणाम नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, यदि किसी क्षेत्र में हैजर्ड कम है, खतरा कम है, लेकिन वल्नरेबिलिटी अत्यधिक है तो रिस्क कैसा होगा? तो रिस्क आपका होगा मध्यम। कैसा? मध्यम। कैसा होगा? आपदा के जो मानक सूत्र होता है वो कौन सा होता है? रिस्क इज इक्वल्स टू हैजर्ड इनटू वल्नरेबिलिटी। यदि दो घटकों में से एक घटक निम्न है, लो है, तो दूसरा घटक अत्यधिक उच्च हाई है, तो उनका जो गुणात्मक परिणाम होगा वो होगा आपका मध्यम। मान लीजिए क्षेत्र में भूकंप या बाढ़ जैसी घटना होने की संभावना बहुत कम या हल्की है, मतलब वहाँ पे कम हैजर्ड है, कम खतरा है, लेकिन वहाँ की इमारतें बहुत ही जर्जर, कच्ची और घनी आबादी वाली है, मतलब क्या है? अत्यधिक वल्नरेबिलिटी है। ऐसी स्थिति में भले ही खतरा छोटा या दुर्लभ हो, जब वह घटित होगा तो उच्च संवेदनता के कारण नुकसान के माध्यम से गंभीर स्तर का हो सकता है। इसलिए रिस्क पूरी तरह शून्य या अल्प नहीं होता, बल्कि मध्यम बना रहता है। ना हम कह सकते हैं रिस्क ना कम है ना रिस्क ज़्यादा है, मध्यम अवस्था में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा युग्म सही सुलेमित है? कौन सा है? हैजर्ड, वास्तविक क्षति, वल्नरेबिलिटी, क्षति झेलने की संवेदनशीलता, कैपेसिटी, आपदा के बाद पुनर्निर्माण, डिजास्टर केवल प्राकृतिक घटना। तो आपका है वल्नरेबिलिटी, क्षति झेलने की संवेदनशीलता। वल्नरेबिलिटी किसी समुदाय या संरचना प्रणाली की उस स्थिति को कमजोरी को दर्शाती है जो उसे किसी खतरे से प्रभावित या क्षतिग्रस्त होने के प्रति संवेदनशील बनाती है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल भूकंपीय क्षेत्र में बने कच्चे मकान अत्यधिक क्या होते हैं? वल्नरेबल होते हैं, मतलब उनसे बहुत ज़्यादा खतरा रहता है कि अगर हल्का सा ही भूकंप आए तो वो गिर जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर वल्नरेबिलिटी आपकी कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, डिजास्टर और इमरजेंसी में क्या अंतर होता है? किसमें? डिजास्टर में और इमरजेंसी में। इमरजेंसी से निपटने के लिए स्थानीय संसाधन पर्याप्त हो सकते हैं। जो इमरजेंसी होती है वहाँ पर जो साधन है वो पर्याप्त हो सकते हैं, लेकिन डिजास्टर में सामान्यतः बाहरी सहायता की आवश्यकता पड़ती है। मान लीजिए कहीं बाढ़ आ गई तो होता नहीं है, बाढ़ से बाहर के सिर्फ जो पुलिस आती है और जो CRPF आती है, ये लोग आते हैं, हम निकालते हैं। हालांकि ये दोनों शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनके प्रभाव और निपटने के पैमाने में बड़ा अंतर होता है। मान लीजिए साधनों की उपलब्धता, अगर इमरजेंसी है, इसे निपटने के लिए संसाधन जैसे स्थानीय पुलिस, अग्निशमक दल, अस्पताल पर्याप्त होते हैं, लेकिन अगर कोई आपदा हो, कोई डिजास्टर हो गया, इसके लिए स्थानीय संसाधन अपर्याप्त हो जाते हैं और बाहरी या राष्ट्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय सहायता की भी आवश्यकता पड़ सकती है। इसका दायरा सीमित और स्थानीय होता है। जो इमरजेंसी का होता है, जैसे किसी भवन में आग लगना या सड़क दुर्घटना में एक लिमिट होती है खतरे की, लेकिन इसमें आपका खतरा अनलिमिटेड होता है। इसका दायरा व्यापक होता है, जैसे पूरे समुदाय, शहर या राज्य के सामान्य जीवन को पंगु बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको ये वीडियो कैसे लगी, ये क्वेश्चन कैसे लगे, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और उसको सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएगा। और मैं आज मैंने पहले ही बताया था कि मैं एक ऑनलाइन कोर्स शुरू करने वाली हूँ। आपको कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।